क्या आप एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का मैक्सिमम फायदा उठाए? इस वीडियो में आपको मिलेगी एक एडवांस्ड एसएमसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो कंबाइन करती है मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइस के ट्रेंड्स, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस और सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को। ये अप्रोच ना सिर्फ मार्केट के हिडन अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने में मदद करेगी बल्कि आपके ट्रेडर्स को ज्यादा प्रिसाइज और प्रॉफिटेबल बनाएगी। अगर आप अपने ट्रेडिंग रिजल्ट्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं और एसएमसी के सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम मार्केट स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्ड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर प्राइस नीचे आया, फिर जब प्राइसेस इस लो को क्रिएट करते हैं और उसके बाद फिर से ऊपर चले जाते हैं, फिर से नीचे आए, फिर से ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सपोर्ट की फॉर्मेशन हुई है और इस सपोर्ट से प्राइसेस जो है वो ऊपर गए हैं और सिमिलरली यहाँ पर भी एक सपोर्ट की फॉर्मेशन हुई है। और इस सपोर्ट बनने के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पहला हाई बना था, इस हाई का ब्रेकआउट हुआ है। जब आपको दिखे कि किसी सपोर्ट से किसी प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट हो रहा है तो हम इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि BOS। और सिमिलरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अब यहाँ पर मेन पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं वो है कि जो सपोर्ट बनने की वजह से या जिस लो की बनने की वजह से प्रीवियस हाई ब्रेक होता है तो वो लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर हमारे प्रीवियस मार्केट की डायरेक्शन अप ट्रेंड है तो अब ये लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल एक्ट करेगी और सिमिलरली इस लेवल के बारे में भी हम यही कह सकते हैं कि ये लेवल अब स्ट्रॉन्ग लेवल बन रही है क्योंकि इस लेवल की हेल्प से इस प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट हुआ है। तो अब अगर प्राइस यहाँ आ जाता है तो यहाँ से प्राइसेस के ऊपर जाने के चांसेस हाई रहेंगे और अगर इन केस प्राइसेस इस लेवल को ब्रेक करता है तो पहले ही सपोर्ट के ब्रेक डाउन पे हम इसको सेलिंग का ट्रेंड कंसिडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि पीछे जो लाइन है ये पहले एक इम्पोर्टेंट लाइन एक्ट करती है। तो यहाँ थोड़ा बहुत नीचे आता है तो यहाँ से भी प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस जो है वो हाई रहते हैं, लेकिन अब डिफरेंट कंडीशंस होती है वो हम आगे जो है वो वीडियो में समझेंगे। यहाँ पर कभी कभार इस लेवल के नीचे लिक्विडिटी ग्रैब भी होता है। और इसी तरीके से अगर हम डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर समझे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस नीचे जा रहा है, फिर एक पुल बैक देकर ऊपर आया, फिर से नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर से प्राइस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की फॉर्मेशन हुई है, उसके बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की फॉर्मेशन हुई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस की हेल्प से नीचे जो ये सपोर्ट हल्का सा बन रहा था या जो ये लो बन रहा था इसका ब्रेकआउट हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी हम कहेंगे कि यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और सिमिलरली यहाँ पर भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अब हम अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को कंबाइन करके देखेंगे तो हम देखते हैं कि उस चीज को कैसे रीड करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर जब ये अगली बार ऊपर गया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो अब नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो यहाँ तक अभी मैं इस चार्ट को क्रिएट करता हूँ। तो अब हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करेंगे, जैसे कि हमारे पास ये सपोर्ट है, एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके बाद यहाँ पर हम फिर से देख सकते हैं कि इस सपोर्ट से भी यहाँ पर इस हाई का ब्रेकआउट हुआ है तो इसको भी एज ए इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पर माना जाएगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ पर भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। लेकिन जब प्राइसेस नीचे आए थे इस हाई से तो यहाँ पर इसने इस लो को ब्रेक किया है और प्राइसेस नीचे की डायरेक्शन में आए हैं। तो जब आपको ऐसा कुछ दिखे कि जो पिछला स्ट्रक्चर था उसका अब रिवर्सल हो रहा है तो इस चीज को हम कहते हैं CHOCH, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर अब आप देख सकते हैं कि कैसे होता है। सिमिलरली अगर प्राइसेस अप ट्रेंड में है, फिर किसी लो का ब्रेक डाउन होता है किसी रेजिस्टेंस या हाई की वजह से, तो उस रेजिस्टेंस को एज ए इम्पोर्टेंट लेवल अब माना जाता है और जो ये नीचे का लो है यहाँ पर हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कंसिडर करते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अब डाउन ट्रेंड मार्केट में आ सकता है और अब हम रेजिस्टेंस बनने का वेट करेंगे और उस रेजिस्टेंस से अब हम सेल कर सकते हैं। लेकिन जब आप रियल मार्केट में देखोगे तो यहाँ पर मैंने आपको कहा कि दो लाइनों का देखना बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो पिछली लाइन है
वो एज ए LLD एक्ट करती है। अब ये LLD क्या होता है? इसका मतलब होता है ट्रेंड की लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो इस ट्रेंड को बचाए हुए होती है। तो अब अगर मैं इस स्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं, तो जो पहला इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होगा, जब आपको दिखे कि एक अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर बन रहा है, वहां पर हमें सपोर्ट की फॉर्मेशन दिखती है। और सिमिलरली जब हमें दिखता है कि एक डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो वहां पर रेजिस्टेंस की फॉर्मेशन हो जाती है। यानी कि जब अप ट्रेंड होगा तो सपोर्ट की लाइन इंपॉर्टेंट होती है, और जब डाउन ट्रेंड होता है तो वहां पर हमारी रेजिस्टेंस की फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब हम इसको और एक स्टेप आगे ले जाते हैं, जो कि हमारी स्ट्रैटेजी में बहुत ज्यादा काम देगी। वो है कि जब प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आया, और जैसे ही ये लो बनाया और उसके बाद यहाँ पर इस हाई का ब्रेकआउट दे देता है। अभी मैं यहाँ पर इतना स्ट्रक्चर बनाऊंगा और यहाँ पर मैं एक रेजिस्टेंस को मार्क कर देता हूँ। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि जब अप ट्रेंड चल रहा होता है तो वो जैसे ही देखते हैं कि ऊपर ब्रेकआउट होता है, तो एज ए रिटेल ट्रेडर वो यहाँ पर बाई करते हैं। तो ये बिल्कुल भी गलत है, आप ऐसे बाई नहीं कर सकते अप ट्रेंड में। अब देखो प्राइस यहाँ से इतना ऊपर गया है, तो ब्रेकआउट के बाद हमें पता है कि ये एक नए सपोर्ट की फॉर्मेशन जरूर करेगा। यहाँ से ज्यादा ऊपर जाने के चांसेस कम रहते हैं, तो अब ये थोड़ा बहुत हल्का सा ऊपर जाकर फिर से नीचे आ सकता है। और नीचे कहाँ तक आ सकता है अगर इस ट्रेंड को सस्टेन करना है? यानी कि ये इस सपोर्ट से ऊपर रहेगा, यानी कि ये सपोर्ट यहाँ तक आ सकता है, या यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है, वो किसी को नहीं पता है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि आप ब्रेकआउट पे यहाँ पर बाई नहीं कर सकते। तो पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है यहाँ पर कि इंपॉर्टेंट लेवल्स तो नीचे ही है, और यही से आपको बड़ी बाइंग दिखने को मिलेगी। अब ये कैसे पकड़ते हैं वो मैं आपको आगे वीडियो में समझाऊंगा धीरे धीरे। तो यहाँ पर फिर से मैं देख रहा हूँ एक स्ट्रक्चर, प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे आया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखा दिया। अब दूसरी जो प्रॉब्लम होती है रिटेलर की, वो जैसे ही देखते हैं कि रेजिस्टेंस यहाँ पर टूट चुका है, फिर वो और एक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। वो है कि यहाँ पर अब रीटेस्ट मार्केट करेगा, फिर प्राइस ऊपर जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी वैलिड नहीं है स्मार्ट मनी में। आप इस तरीके से मार्केट को ट्रेड नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात है, मार्केट हमारा रिश्तेदार नहीं है कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया और मुझसे छूट गया, फिर ये रीटेस्ट करने आएगा और मुझे बोलेगा भाई तुझसे छूट गया और तू अब बाई कर ले। तो ऐसी प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा कम होती है, और आपको इन रिटेल स्ट्रक्चर्स पे बाई करने की कोशिश नहीं करनी है। सिंपल सी बात है, यहाँ से प्राइस ने ब्रेकआउट दिखा दिया, तो ये लेवल जो है अब एज ए वीक लेवल यहाँ पर एक्ट कर रही है। तो वीक लेवल से रीटेस्ट होने के बाद प्राइसेस ऊपर जाना, इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम रहते हैं। और सिमिलरली आप अपोजिट वे में डाउन ट्रेंड के लिए भी देख सकते हैं। अब स्ट्रक्चर्स के बाद इस स्ट्रैटेजी में जो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है उसको हम कहते हैं प्राइस के ट्रेंड्स। तो प्राइस के ट्रेंड जो है वो तीन तरीके के होते हैं। एक होता है प्राइस का अप ट्रेंड, जहां पर आप देखते हैं हायर हाइज और हायर लोज की फॉर्मेशन हो रही है। ये सिमिलर होता है मार्केट स्ट्रक्चर के जैसे। और सिमिलरली डाउन ट्रेंड में आपको दिखेगा कि लोअर लोज और लोअर हाइज की फॉर्मेशन होती है। अप ट्रेंड में सपोर्ट ज्यादा पावरफुल होता है और रेजिस्टेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, रेजिस्टेंस वीक होता है। और सिमिलरली डाउन ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पर रेजिस्टेंस पावरफुल होता है और सपोर्ट के कॉन्सेप्ट्स नहीं होते या सपोर्ट वीक होता है। और इसके बाद आता है तीसरा, जिसे हम कहते हैं साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट में ना तो हायर हाइज बनते हैं, ना तो हायर लोज बनते हैं, और सिमिलरली ना तो लोअर लोज बनते हैं, ना तो लोअर हाइज बनते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक हाई बना, फिर प्राइसेस नीचे आए और पिछले लो को तोड़ दिया, फिर उसके बाद फिर से ऊपर जा रहे हैं और हाई को भी तोड़ दिया। अब यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर बन रहा है? यहाँ पर बन रहा है कि हायर हाइज बन रहे हैं और साथ में लोअर हाइज बन रहे हैं। तो ये इस तरीके से आपको साइडवेज मार्केट दिख सकता है स्ट्रक्चर्स के जैसे। तो मेन कॉन्सेप्ट इन ट्रेंड्स में भी यही होता है कि आप स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट लेवल्स को आइडेंटिफाई करें और वहां पर ट्रेड करें। आप देखो जब भी अप ट्रेंड में बड़ी बाइंग आती है तो वो किसी सपोर्ट लेवल से आती है। अगर आप रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे ट्रेड करोगे तो यहाँ पर ट्रैप होने के चांसेस जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं। और सिमिलरली जब प्राइसेस डाउन ट्रेंड में होंगे तो एक रेजिस्टेंस से बड़ी सेलिंग आने के चांसेस होते हैं एज कम्पेयर टू जब एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है। तो सपोर्ट ब्रेकडाउन तभी आपको रैंडमली ट्रेड नहीं करना है। तो इस चीज के लिए आपको मार्केट स्ट्रक्चर्स की बहुत ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। आप देखो जहां पर भी मोस्ट रिटेल ट्रेडर्स बाई या सेल करते हैं वहां पर हमेशा स्मार्ट मनी जो है वेट करता है और उसके बाद रिटेलर्स को ट्रैप करता है। अब जो हमारी स्ट्रैटेजी में थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत ट्रेंड का कॉन्सेप्ट आता है कि ट्रेंड जो है वो तीन तरीके के होते हैं टाइम फ्रेम के बेस पे। पहले को हम कहते हैं मेजर ट्रेंड, जो हमारा दूसरा होता है उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट ट्रेंड,
और जो तीसरा होता है उसको हम कहते हैं माइनर ट्रेंड। यानी कि 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं, मेजर ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड और माइनर ट्रेंड। ये टाइम फ्रेम के बेस पे यहाँ पर डिवाइड किया गया है। जो मेजर ट्रेंड होता है वो होता है बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड। अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं तो स्टॉक मार्केट में ये टाइम फ्रेम आपके लिए होगा 1D टाइम फ्रेम, और सिमिलरली आप कभी कभार इसमें जो है वो 1 वीक भी देख सकते हैं। और अगर मैं 24 आवर मार्केट्स की बात करूं, वहां पर जो आपके लिए मेजर टाइम फ्रेम होता है तो वो होता है 1 वीक और 1 डे टाइम फ्रेम। तो इन दोनों पे आपको एनालिसिस करनी होगी अगर आप क्रिप्टो, फॉरेक्स और कमोडिटीज में ट्रेड करते हो। इसके बाद आता है इंटरमीडिएट ट्रेंड। इंटरमीडिएट ट्रेंड की अगर हम बात करें तो ये होता है स्टॉक मार्केट में 1 आवर पे, और अगर हम फॉरेक्स, क्रिप्टो मार्केट्स की बात करें तो वहां पर 2 टाइम फ्रेम कंसिडर में लिए जाते हैं। एक होता है 4 आवर टाइम फ्रेम और दूसरा होता है 1 आवर टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर्स या ट्रेंड की ओवरऑल डायरेक्शन चेक करनी पड़ती है। और सबसे लास्ट टाइम फ्रेम आता है माइनर टाइम फ्रेम, या जिसको हम कहते हैं माइनर ट्रेंड। और ये वो टाइम फ्रेम होता है जहां पर हम अपनी एंट्रीज को बनाते हैं और थोड़ी बहुत एनालिसिस भी करते हैं। तो माइनर ट्रेंड की अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट की टर्म्स में, तो यहाँ पर आपको 2 टाइम फ्रेम मिलेंगे। एक होगा 15 मिनट, या आप 5 मिनट्स के लिए जा सकते हो। और सिमिलरली क्रिप्टो मार्केट्स के लिए भी सेम रहेगा, या तो आप 15 मिनट्स यूज कर सकते हो और 5 मिनट्स यूज कर सकते हो। जब आप मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस देखोगे तो सबसे पहले आपको अपनी एनालिसिस मेजर टाइम फ्रेम पे करनी है, यानी कि 1 वीक और 1 डे पे। यहाँ पर आप अपनी इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर सकते हो और जो भी आपके सप्लाई एंड डिमांड जोन्स है वो भी आप देख सकते हो। और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में 4 आवर और 1 आवर को आप देख सकते हो, और यहाँ पर भी आप एनालिसिस करोगे। और उसके बाद आप अपनी एंट्रीज 5 मिनट्स या 15 मिनट्स पर भी बना सकते हो और थोड़े बहुत अपनी लेवल्स को ड्रा कर सकते हो। तो चलिए अब हम ये मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करके देखते हैं और इन तीनों ट्रेंड्स को देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यूरो यूएसडी का चार्ट खोला है, और वो भी पहले वीकली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि ये एक फॉरेक्स पेयर है, यानी कि ये मार्केट 24 घंटे ऑन रहता है और सैटरडे और संडे ऑफ रहता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहली जो एनालिसिस है वो वीकली टाइम फ्रेम पे करनी है, और यहाँ पर आपको सिंपल से लेवल्स ड्रा करने हैं, जैसे हाई कहाँ है, लो कहाँ है। फॉर एग्जांपल ये इसका अभी टॉप का पॉइंट है और इसका बॉटम का पॉइंट अभी यहाँ पर है। और इसके साथ साथ अगर मैं इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करूँ तो ये रही एक इम्पॉर्टेंट लेवल। इसके बगैर अभी यहाँ पर हम ज्यादा कुछ देख नहीं सकते। तो यहाँ पर आपको अभी सप्लाई डिमांड जोन्स ड्रा करने की जरूरत नहीं है, वो ज्यादातर आप 1 डे, 4 आवर या 1 आवर पे करेंगे। तो इसका कलर मैंने यहाँ पर रेड रखा, जो भी मैं मेजर टाइम फ्रेम की एनालिसिस करूंगा, यानी कि वीकली पे और डेली पे। इसके बाद मैं डेली पे आता हूँ और यहाँ पर हम अपने चार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक लेवल यहाँ पर भी है जो कि हायर टाइम फ्रेम्स की है, तो इसको मैंने रेड कलर से फिर से मार्क किया। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, और इसके बाद हम नीचे भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसकी तरफ उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। और मैं ट्रेंड की बात करूं तो वीकली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से प्राइसेस जो है वो डाउन ट्रेंड में जा रहे थे, फिर प्राइसेस ने थोड़ी बहुत रिकवरी करके अब ये थोड़ा साइडवेज मार्केट में यहाँ पर घूम रहे हैं। तो ये इसकी लोवेस्ट रेंज है और ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। तो अगर ये इस लाइन को सीधे ही नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो सेलिंग उतनी ज्यादा वैलिड नहीं होगी, क्योंकि उतना कोई खास स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। इसके बाद अब हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे आएंगे, और 4 आवर टाइम फ्रेम पे जो भी हम अपनी एनालिसिस करेंगे वो हम ब्लैक लाइन से मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है यहाँ पर, तो इसका कलर मैं यहाँ पर ब्लैक कर दूंगा, तो आपको थोड़ा फिर डिफरेंशिएट हो जाएगा कि हायर टाइम फ्रेम कौन है और लोअर टाइम फ्रेम कौन है। और सप्लाई डिमांड जोन्स की बात करें तो यहाँ पर मुझे एक सप्लाई जोन दिख रहा है जो कि हायर टाइम फ्रेम के की लेवल के आसपास है। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं, जो कि पिछला ग्रीन कैंडल है इसके बराबर। और सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं बाइंग जोन की बात करूं तो यहाँ पर हल्की फुल्की हम बाइंग देख सकते हैं, तो इस जोन को भी हम एज ए डिमांड जोन मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब सिंपल सी एनालिसिस है, यानी कि इस लेवल पे मैं थोड़ी बहुत रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, और अगर ये सीधे ही ब्रेक करता है तो वो एक लिक्विडिटी हंट हो सकता है। फिर प्राइस यहाँ से फिर से नीचे की डायरेक्शन में इस डिमांड जोन की तरफ आ सकता है, और फिर यहाँ से जो मेरा जोन होगा मैं यहाँ तक बाइंग थोड़ी बहुत एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो इम्पोर्टेंट लेवल्स की सारी बात होती है, तो स्ट्रक्चर बन रहा है तभी आप इन लेवल्स तक के बड़े टारगेट्स ले सकते हैं। इसके बाद हम नीचे आएंगे और एक टाइम फ्रेम पे जो कि 1 आवर का टाइम फ्रेम होगा, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम अपने सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नीचे एक डिमांड जोन है, इसके बाद यहाँ पर इस 4 आवर लाइन के आसपास एक सप्लाई जोन है यहाँ पर, तो इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ। और इसकी जो अपर लाइन्स है
इसका कलर हम ब्लू रख देंगे ताकि हमें समझ आ जाए कि ये 1 आवर की लाइन है। और सिमिलरली यहाँ पर इसके ऊपर भी और एक सप्लाई जोन है, तो यहाँ से प्राइसेस के रिजेक्शन होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। जब मुझे 4 आवर टाइम फ्रेम पे दिखेगा कि ये सीधे ही ब्रेकआउट कर रहा है और फिर जैसे ही इस लाइन के ये हल्का सा नीचे आ जाएगा लोअर हाइज बनाकर, तो मैं इस लेवल के टारगेट के लिए जा सकता हूँ। फिर यहाँ से मैं एक एक्सपेक्ट बाइंग कर सकता हूँ। अब इसके बाद हम अपनी एनालिसिस जो है वो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे करेंगे या 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे करेंगे, जहां पर हम अपनी एंट्रीज और एग्जिट्स को प्लान करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 मिनट के हिसाब से यहाँ पर मुझे एक डिमांड जोन दिख रहा है और इसका कलर मैं पूरा ग्रीन कर दूंगा ताकि मुझे समझ आ जाए कि ये माइनर ट्रेंड है, यानी कि 5 मिनट्स और 15 मिनट्स का ट्रेंड है या 15 मिनट्स के जोन्स है। और सिमिलरली बात करें तो यहाँ पर इसका भी एक सप्लाई जोन है, लेकिन हमने इसको ऑलरेडी 1 आवर पे मार्क किया है। और यहाँ पर नीचे एक डिमांड जोन है, तो उसको हमने 4 आवर पे मार्क किया है। अब देखो, जो कि हायर टाइम फ्रेम्स के जोन्स होते हैं वो ज्यादा वैलिड होते हैं एज कम्पेयर टू लोअर टाइम फ्रेम्स के जोन। अगर मैं यहाँ पर अपने ट्रेड्स की बात करूँ तो सिमिलरली मैंने कहा जब इसको टच करेगा तो डायरेक्टली सेल नहीं करना होता है। लिक्विडिटी ग्रैब किया, यहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर गया, फिर जब इस लाइन से नीचे आएगा तो यहाँ पर हम अपने सेलिंग ट्रेड्स को ओपन कर सकते हैं। इसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, तो ये लेवल जो है ये हायर टाइम फ्रेम्स पे ब्रेक हो जाएगी क्योंकि ये लोअर टाइम फ्रेम्स का जोन है। तो यहाँ पर उतनी ज़्यादा रिजेक्शन हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हमारा इतना बड़ा टारगेट जो है वो बन सकता है। और सिमिलरली जब यहाँ पर नीचे आए और यहाँ पर पहले थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन करे, तो उसके बाद हम यहाँ से जब हायर लोज की क्रिएशन देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारी एंट्री जो है वो बड़े टाइम फ्रेम्स के लिए बन सकती है और बड़े टारगेट्स के लिए बन सकती है। इसके बाद जब आप 15 मिनट देखो तो आपको 5 मिनट्स देखने की ज़रूरत नहीं है, या अगर आप 5 मिनट्स ही देखोगे तो वो भी वैलिड रहेगा। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि आपको ट्रेड करने के लिए कितने जोन्स मिल रहे हैं और आपका कितना एरिया यहाँ पर बन रहा है। लेकिन अब अगर आप स्मॉल जोन्स पे इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा करेंगे या इंपॉर्टेंट जोन्स को सिर्फ ड्रा करेंगे, तो फिर मुझे यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लाइन देखने को मिल रही है, यहाँ थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है और नीचे भी सपोर्ट है, तो ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। आपका चार्ट क्लियर होना चाहिए। हायर टाइम फ्रेम्स से लोअर टाइम फ्रेम्स पे थोड़े ही जोन्स और लेवल्स आपको मार्क करनी है, जिससे आपकी एनालिसिस और आपकी एंट्रीज और आपके टारगेट्स जो है वो एक्यूरेट हो जाएंगे और आपको बड़े टारगेट्स मिलने की बहुत ज्यादा उम्मीद रहेगी। तो यहाँ पर मैं अगर इस चार्ट को छोटा करूँ तो आप इस चार्ट को देख सकते हैं कि कहाँ पर हमारे इंपॉर्टेंट जोन्स है और कहाँ पर हमारी इंपॉर्टेंट लेवल्स है। मैं यहाँ पर भी नीचे सप्लाई डिमांड जोन्स मार्क कर सकता था, लेकिन अभी प्राइसेस जो है वो यहाँ पर है, तो मेरे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन होगा वो इस लाइन से इस लाइन तक होगा। इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि बहुत जोन्स है, लेकिन अभी मुझे यहाँ पर ऊपर उतना जाने की जरूरत नहीं है। अब जो हमारे स्ट्रैटेजी का लास्ट कंपोनेंट है वो है सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा कि सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को ड्रा कैसे करते हैं और ट्रेड कैसे करते हैं। फिर हम होल स्ट्रैटेजी को कंबाइन करके अपने लिए ट्रेड्स देखेंगे और इस स्ट्रैटेजी को और ज्यादा इंप्रूव कैसे किया जाता है वो सब चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले मैं डिमांड जोन्स की बात करूँ तो इसके लिए मेन चीज रहती है या तो एक रिवर्सल होना चाहिए या तो एक अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल प्राइस नीचे आ रहा है, फिर थोड़ा बहुत ऊपर गया, फिर यहाँ पर नीचे आया और यहाँ से एक इम्पल्सिव मूव या एक बड़ा मोमेंट आया है, जिस रेड कैंडल के बाद बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स की फॉर्मेशन हुई है। तो उस रेड कैंडल को हम मार्क करते हैं ऊपर से नीचे तक, फिर हम अपने डिमांड जोन को स्ट्रेच करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये एक सिंगल रेड कैंडल हो सकता है या एक कंसोलिडेशन हो सकती है छोटे छोटे कैंडल्स की। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर गया, फिर यहाँ पर रुका और फिर प्राइसेस सीधे ही जो है वो अप ट्रेंड की तरफ भाग रहे हैं। तो यहाँ पर दो डिमांड जोन्स को हम ड्रा कर सकते हैं। पहले यहाँ पर के एक कंसोलिडेशन थी और इस कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर प्राइसेस जो है वो सीधे ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। तो ये हमारा एक डिमांड जोन रहेगा। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही प्राइस नीचे आए एक रेड कैंडल बना और उसके बाद प्राइसेस जो है वो सीधे ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। तो ये क्योंकि 4 आवर टाइम फ्रेम है तब भी यहाँ पर मैं इतने बड़े कैंडल्स को वैलिड मान रहा हूँ। तो यहाँ पर हम इस कैंडल को मार्क करेंगे जिसका कलर मैंने ब्लैक रखा है यहाँ पर। तो आप अपने हिसाब से कैंडल्स का कलर भी चूज कर सकते हो। तो ये मेरे लिए एक वैलिड डिमांड जोन होगा। इसके बाद सप्लाई जोन्स की बारी आती है। तो सप्लाई जोन्स की अगर हम बात करें तो सिमिलरली स्ट्रक्चर पे सारा कुछ डिपेंड करता है।
पहले प्राइसेस नीचे गए, फिर थोड़ा बहुत ऊपर गया, फिर नीचे, फिर थोड़ा बहुत ऊपर, और यहाँ से फिर एक इम्पल्सिव मूव नीचे की डायरेक्शन में आता है। तो यहाँ पर भी सिमिलर कॉन्सेप्ट रहेगा, या तो फास्ट डाउन मूव आने से पहले जो ग्रीन कैंडल होगा उसको हम मार्क करेंगे, या अगर कंसोलिडेशन होगी तो उसको हम मार्क करेंगे जोन से। तो इस तरीके से हम इसको स्ट्रेच करेंगे और इसका कलर हम रेड रखेंगे ताकि ये सप्लाई जोन दिखे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस कैंडल के बाद यहाँ पर एक हेवी सेलिंग हुई है जो कि एक इम्पल्सिव मूव है। तो इस कैंडल को मैं यहाँ पर मार्क करूंगा और इसको स्ट्रेच करूंगा, तो ये मेरे लिए एक सप्लाई जोन रहेगा। और इसके बाद यहाँ पर बात करें कि इस कैंडल के बाद भी यहाँ पर एक खतरनाक सेलिंग आई है, तो इसको भी हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पर अब कॉन्सेप्ट सिंपल रहेगा, जब डिमांड जोन की तरफ प्राइसेस आएंगे तो हम बाइंग के ट्रेड्स देखेंगे, और सप्लाई जोन की तरफ प्राइसेस आएंगे तो हम सेलिंग के ट्रेड्स देखेंगे। देखो यहाँ पर सप्लाई जोन को इसने ब्रेक किया है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस में सिखाया था कि जब एक इंपॉर्टेंट लेवल को प्राइस टच करता है तो आपको वहीं पर ट्रेड नहीं लेना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहता है, ये इसको ब्रीच कर सकता है लिक्विडिटी के लिए। तो मोस्ट वैलिड एंट्री आपकी तब बनती है जब लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद प्राइसेस नीचे आ जाते हैं और इस लेवल को तोड़ देता है। अब वो एक एंट्री होती है, और दूसरी एंट्री होती है कि प्राइस जो है वो इस लेवल पे आ रहा है, थोड़ा बहुत रुक रहा है, अगर रुक नहीं रहा तो हल्का फुल्का एक लोअर हाइज की क्रिएशन कर रहा है। तो वो आपके लिए दो ट्रेड्स जो है वो बहुत ज्यादा वैलिड होते हैं सप्लाई जोन के आसपास। और बाइंग जोन के आसपास बात करूं तो यहाँ पर भी लिक्विडिटी ग्रैब कर सकता है, फिर जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर बाई किया जाएगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद या टच करने के बाद जब ये इसी के आसपास हायर लोज की क्रिएशन करेगा, और ये हायर लोज आपको देखने हैं लोअर टाइम फ्रेम्स पे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, अभी मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहा हूँ, तो 4 आवर पे मैं इतना ज्यादा वेट नहीं कर सकता हायर लो बनने का। तो इसी चीज को फिर हम देखेंगे लोअर टाइम फ्रेम्स पे, यानी कि माइनर ट्रेंड पे, या देखेंगे इंटरमीडिएट ट्रेंड पे। अगर मुझे वहां पर कंफर्मेशन मिल रही है तो मैं अपने बाइंग के ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि हायर लोज की क्रिएशन हुई है, फिर से हायर लोज की क्रिएशन हुई है, तो बाइंग अभी वैलिड है इस जोन तक। हम इसी चीज को लोअर टाइम फ्रेम्स पे अगर देखें, यानी कि 4 आवर से मैं 1 आवर पे आ जाऊंगा, तो 1 आवर पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही इस जोन को यहाँ पर तोड़ा गया, मैंने आपको कहा कि सेलिंग वैलिड नहीं होगी क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिर चुके हैं। उसके बाद प्राइसेस ने हायर लो बनाए। एज ए एडवांस लेवल ट्रेडर आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो, इसके नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हो, एक ये रहेगा। और दूसरा, अगर आप एक बिगनर हो तो जैसे ही ये लेवल यहाँ पर ऊपर की तरफ टूटा है तो आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा, फिर आप अपनी एंट्री यहाँ पर बना के अपना टारगेट इस लेवल के आसपास रख सकते हो। फिर आप देखो प्राइस नीचे आया है, फिर से हायर लोज की क्रिएशन करके अब प्राइस जो है वो अभी यहाँ पर कहीं है, यानी कि इस लेवल तक हम अभी अपनी बाइंग देख सकते हैं। और इससे भी ज्यादा वैलिड पॉइंट रहता है जब आप इसी सप्लाई या डिमांड जोन्स को और लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्म कर, जैसे कि प्राइस ने इसको तोड़ दिया, सेलिंग वैलिड नहीं है, फिर से ऊपर गया, यहाँ पर नीचे आया, तो अभी भी हम सेल नहीं देख सकते। फिर उसके बाद आप देखो यहाँ पर हायर लोज की क्रिएशन की, फिर से हायर लो, फिर से हायर लो, और एक तो यहाँ पर टूट चुका है, एंट्री वैलिड है, और दूसरा यहाँ पर टूट चुका है, तो एंट्री दोनों जगह यहाँ पर वैलिड हो जाती है। आप देखो उसके बाद इस स्टॉप लॉस जोन की तरफ प्राइसेस जो है वो नहीं आए हैं। तो इस तरीके से आप अपनी एंट्रीज बना सकते हो। और सप्लाई जोन की बात रही तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो प्राइस ऊपर गया, फिर से ऊपर गया, यानी कि बाइंग अभी वैलिड हमारी नहीं हो रही है। उसके बाद यहाँ पर तोड़ दिया, सेलिंग वैलिड है। उसके बाद फिर से इसको दोबारा टच कर रहा है, और टच करने के बाद यहाँ पर लोअर हाइज की क्रिएशन कर रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हाई लोअर हाई, तो यहाँ पर भी आपकी एंट्री जो है वैलिड हो जाती है। तो ये वही जोन्स है जहाँ पर आपको सबसे बड़े ट्रेड्स मिलने के चांस रहते हैं।